गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोविड-19 के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे होंगे, घर पर रह रहे होंगे, मास्क का यूज कर रहे होंगे, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे होंगे। चलिए, आज की शैक्षणिक यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक है जो शेयर का ही नेक्स्ट पार्ट है। दो पार्ट में हम लोग को दिया गया है। जैक के सिलेबस में दो पार्ट में शेयर को बांटा गया है जैक बोर्ड के। पहला तो इशू ऑफ शेयर था जिसका सारा टॉपिक को हम लोग कवर किया। अगर उससे रिलेटेड भी बहुत सम्स बनाना है, हो सकता है कि सम्स बनाने के दरमियान आपको कुछ प्रॉब्लम आवे तो आप हमें कमेंट कर कर उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। हम ऑलवेज अवेलेबल है आप लोगों के लिए। चलिए, मगर आज उसका सेकेंड पार्ट पढ़ना है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, अंशों का हरण खाता। चलिए, पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि अंशों का हरण का क्या आशय है। आप लोग बोर्ड पर देखिए, अंशों के हरण का आशय मतलब अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। जब कंपनियां क्या करती थी, अंशों का जो पैसा है शेयर का दो तरह से लेती थी। पहला कि एकमुश्त लेती थी और बाय पार्ट करके किस्तों में लेती थी। तो उस केस में जब कंपनियां अंशों का बकाया रकम को किस्तों में लेती है तो कंपनी के अंशधारी जो है, कभी कभी उसके पास ऐसा केस पाया गया कि पैसा ना होने के कारण, आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण और कहीं कहीं उसको कंपनी में रुचि न रहने के कारण किसी आवंटन या किसी याचनाओं का पैसा नहीं चुकाते हैं तो कंपनियां क्या करती है, कंपनी के पास दो ऑप्शन है। अगर शेयर होल्डर शेयर्स का पैसा ना दे तो या तो लीगल प्रोसीड्योर करे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है कंपनी, और दूसरा ऑप्शन है कि उसने जो पैसा पहले दिया है उसको जब्त कर ले, अंशों का हरण कर ले। तो मुकदमा वाला जो केस है वो थोड़ा पेचीदा है तो कंपनी उसमें नहीं पड़ना चाहती है। कंपनी कहती है नहीं भैया, हम आपके अंशों को हरण कर लेंगे। तो अंशों का हरण क्या हुआ, जब कोई अंशधारी अपने आवंटन या याचनाओं का रकम ना चुकाती है कंपनी, तो कंपनी उसको बार बार बोलती है भैया आप अपना याचना और पैसा चुका दे, आवंटन का पैसा चुका दे। उसके बावजूद भी अंशधारी ना चुकाती है तो कंपनी उसके अंशों को हरण कर लेती है और अंश पर जो पैसा अंशधारी दे चुके हैं उसको जब्त कर लेती है। तो अंशों का हरण स्पष्ट है। अब अंशों का हरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, सेकंड यहाँ पर हम लोग का टॉपिक आज का है अंशों के हरण का इफेक्ट्स ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसका इफेक्ट क्या आएगा सो देखिए, अंश जैसे हरण करेंगे तो जिस शेयर होल्डर का अंश जब्त हो रहा है वो कंपनी का अब आगे से अंशधारी नहीं रहेगा। कंपनी का जो सदस्य का रजिस्टर है जिसमें नाम दर्ज होता है कि कौन कौन कंपनी के अंशधारी है, उसके रजिस्टर से उसके नाम को काट दिया जाएगा। और उस अंशधारी ने जो कुछ पैसा पहले दे चुका हो, सपोज आवेदन पर दिया हो, आवंटन पर दिया हो, फर्स्ट कॉल पर ना देने के कारण उसका हरण हो रहा हो, तो आवेदन पैसा, आवंटन का पैसा को कंपनी जब्त कर लेगी और इस तरह के सारा प्रोसीड्योर होगा। अब हम लोग का आज का नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें अंशों के जब्तीकरण की पद्धति क्या है, प्रोसीड्योर क्या है, कैसे कोई कंपनी अंशों का हरण करती है, क्या क्या उसमें प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। तो एक एक करके उसको हम लोग सिलसिलेवार देखेंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है। अब इसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट भी हम लोग आज ही देखेंगे। पहले हम अंशों का हरण क्यों होता है, उसको किस पद्धति से हरण होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसका एंट्री प्रोसीड्योर में जाएंगे। पहला हम लोग का है स्मरण पत्र भेजना, मतलब रिमाइंड करेंगे, रिमाइंडर भेजेंगे किसको, शेयर होल्डर को। भैया आपने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, आप इसका पैसा दे दीजिए। मतलब उसको याद दिलाएंगे कि आपका बकाया ड्यूज डेट पार हो रहा है, आप इसका पैसा दीजिए। मतलब जिस शेयर होल्डर ने बकाया रकम नहीं दिया है, आवंटन का या फर्स्ट कॉल का जो भी सिचुएशन हो, उसको पहले स्मारित करेंगे, उसको रिमाइंड करेंगे कि भैया आपने ये पैसा चुकाना है, कंपनी को चुका दीजिए। उसके बाद का प्रोसीड्योर क्या है देखिए, अदत्त याचना की सूची बनाना। कंपनी के जो डायरेक्टर्स और सचिव होते हैं, जनरली सचिव एक लिस्ट बनाएंगे कि इस बार कौन कौन कॉल्स का पैसा नहीं प्राप्त हुआ, लिस्टिंग किया जाएगा, कहां अनपेड रह गया शेयर, प्लस जो डिमांड की गई कॉल्स किया गया, आवंटन का पैसा मांगा गया, कौन कौन अनपेड रह गया। क्योंकि कंपनी में एक दो अंशधारी रहते नहीं है, ढेर सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो पहले हम लोग उसको लिस्टिंग करेंगे। तो सेकेंड क्या बोला, अदत्त याचनाओं की एक लिस्टिंग बनाएगा जो कंपनी के सचिव बनाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतिम चेतावनी देना। फिर कंपनी क्या करेगी, आपने तो पैसा नहीं दिया, लिस्टिंग से पता चला गया हमको, फिर कंपनी उसको फिर भी एक मौका देगी
क्या कि रिश्ता जब बन गया है, वो शेयर होल्डर हो चुके हैं, तो कंपनी उसको मौका देना चाहती है। तो एक रजिस्टर्ड डाक से उसको एक खत लिखेगी कंपनी उसके एड्रेस पे कि भैया आपका ये पैसा बकाया है, 14 दिन का बजाबते उसमें समय दिया जाएगा कि आप पैसा जो बकाया है उसको चुका दीजिए कंपनी को। और उसमें एक चीज नोट में लिख दिया जाएगा, अगर 14 दिन के अंदर आप फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, नहीं चुकाते हैं, तो आपके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। उसमें एक लाइन ये चीज मेंशन रहेगा। तो अंतिम चेतावनी हो गया। फिर उसके बाद कार्रवाई करना, तो कंपनी अंतिम चेतावनी के बाद भी अगर शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा को बकाया रखा है पैसा नहीं देती है, तो अपना हरण का कार्रवाई प्रोसीड्यूर कर सकती है। नेक्स्ट है हरण के प्रस्ताव पारित करना। मगर कार्रवाई करने से पहले क्या कहा गया है कि एक प्रस्ताव, फिर भी एक प्रस्ताव मीटिंग होगा, उसमें एक प्रपोजल रखा जाएगा जिसको पास किया जाएगा कि इन इन अंशों का हरण किया जा रहा है। फिर प्रमाण पत्रों की मांग, प्रस्ताव जैसे पास होगा उसका अंशों का हरण हो गया, उसको लीगलाइज भी कर लिया गया, रजिस्टर्ड भी कर लिया गया। अब एक सर्टिफिकेट इशू कर मांगा जाएगा, क्योंकि जो जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, भैया आपने इतना शेयर इस कंपनी का खरीदा है। तो अब उस शेयर होल्डर को बोला जाएगा आप सर्टिफिकेट, शेयर होल्डर सर्टिफिकेट हमको वापस कर दीजिए, और प्रमाण पत्रों की मांग की जाएगी। नेक्स्ट वन है नाम काटना। अब जो मेंबर्स का लिस्ट है, नेम लिस्ट है, रजिस्टर्ड जो रहता है, उसमें से उस शेयर होल्डर का नाम को काट दिया जाएगा, काहे कि अब उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, अब वो आगे से कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, अतः उसके नामों को कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राशि का हस्तांतरण। क्योंकि उन्होंने कुछ पैसा जरूर दिया होगा, आवेदन का तो निश्चित दिया होगा, हो सकता है आवंटन का भी देके कोल्स का पैसा बकाया हो, तो जो भी पैसा दिया होगा उस राशि को हम लोग क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब जिस अंशों का हरण हो रहा है उस पर जो पैसा की प्राप्ति हो चुकी है उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, तो राशि का हस्तांतरण कर देंगे। अब लिखित घोषणा कर देंगे, एक रिटर्न डिक्लेरेशन भी दिया जाता है कि इन अंशों का हरण हो गया, उनके इतना राशि को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो हम लोग प्रोसीड्यूर देखे 9 स्टेप्स जो था, वो क्या था, अंशों के जब्तीकरण की पद्धति थी। इतने सारे काम को करना है तब एक अंशों की हरण हो पाती है। किंतु चूंकि ये कंपनियां करती है, मगर हमको यहाँ पर उसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट सीखना है, अतः ये चीज को हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को अगर दिमाग में रखते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा रहेगा। और हो सकता है कभी कभी पूछ भी सकता है कि अंशों के हरण की पद्धतियां क्या है, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं इसको। चलिए अब इसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट देखते हैं, आइए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे शेयर फॉरफीचर का क्या है। तो पहले हम दो केस लेंगे इसमें, जब शेयर एट पार इशू हुआ है, शेयर इशूड एट पार, जब शेयर इशू एट पार हो, मतलब जितना शेयर का फेस वैल्यू उतना पर ही हम शेयर को इश्यू किए हों, और उस केस में फॉरफीचर होगा, तब क्या एंट्री होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पर आपको लेते हैं और उसका एंट्री करके दिखाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए कंपनी 500 शेयर इशू की है, इशूड 500 शेयर इशूड की है, इशूड 500 शेयर्स, जिसमें इसका शेयर का दाम था 10 ईच, प्रत्येक 10 का था, और 10 का बाइफर्केशन है ₹7 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹3 ऑन अलॉटमेंट, बस यही इसका बाइफर्केशन है। कंपनी इशू करती है 500 शेयर्स, जिसमें प्रत्येक शेयर्स का दाम है ₹10, और उसमें से ₹10 का बांटा गया है एप्लीकेशन पर ₹7 और अलॉटमेंट पर ₹3। कहती है कि दिस शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं देती है, एंड सब्सिक्वेंटली हिज शेयर्स फॉरफिटेड। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।
फॉरफिटेड। 500 शेयर कंपनी इशू करती है जिसमें प्रत्येक शेयर का दाम 10 रुपया है। 10 रुपया में से 7 रुपया आवेदन पर थी, 3 रुपया आवंटन पर थी, और फाइनली निष्कर्ष निकला फेज 2 पे अलॉटमेंट मनी जो 500 शेयर होल्डर था और इसके 500 में अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दे पाती है और उसके उपरांत स्वरूप इसके शेयर को आवंटित कर दिया जाता है। तो इसका एंट्री हम लोग सीखना है। तो पहले तो चूंकि यहाँ बोला गया है कि जितना से हम पैसा मांग चुके हैं उससे, कि 10 का 10 मांग चुके हैं तो उतना से उसको हम डेबिट कर लेंगे, ताकि आगे इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो जितना से मेरा लायबिलिटीज क्रेडिट हुआ होगा शेयर कैपिटल, उतना से आज खत्म कर लेंगे। तो पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जितना पैसा मिलता है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, हम लोग यहां भी पढ़े थे, राशि का स्थानांतरण कहां करते थे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी बोलते हैं या शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो आपको मन है सो लिखिए। और टू, जो चीज का पैसा नहीं दिया उसको खाता खुला होगा वहां पर, कॉल्स इन एरियर का खोले होंगे या बिना खोले हुए भी एंट्री किए होंगे। मान लीजिए कॉल्स इन एरियर खोले होंगे, तो कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर बका है तो अलॉटमेंट रहेगा। तो पहले 10 से मांग कर चुके हैं तो 5000 से आज कैपिटल इसका डेबिट कर लेंगे, क्रेडिट हो चुका होगा। 7 रुपया के दर से उन्होंने दे चुका है तो हमको 3500 रुपया शेयर फॉरफीचर में चला गया। और जिसके कारण जो पैसा नहीं दिया है वो कॉल्स इन एरियर अगर खोले हैं तो कॉल्स इन एरियर में डाला जाएगा 15, जिसके कारण शेयर फॉरफिटेड हो रहा है। तो ये एंट्री हो गया। अगर कंपनियां कॉल्स इन एरियर नहीं खोलती है, सपोज इसी क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर नहीं खोलती है, तो हम लोग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट को कम वहां डेबिट किए होंगे तो आज यहाँ कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया कब, जब शेयर इशू करती है एट पार। अब दूसरा केस होगा कि शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ, उसका फॉरफीचर हो रहा, तो उस केस को भी हम लोग देखते हैं। चलिए आइए, बहुत ही सरल टॉपिक है जिसका फॉरफीचर कर रहे हैं। जितना से हम मांग चुके हैं उतना से उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे, जो पैसा दिया उसको फॉरफीचर में डालेंगे और जो नहीं दिया उसको भी क्रेडिट करके खाता बंद कर देंगे। शेयर इशूड एट प्रीमियम रहेगा, तब फॉरफीचर में क्या एंट्री होगी उसको हम लोग को आज देखना है। यहाँ पर आइए, प्रीमियम है तो यहाँ पर भी दो केस होगा कि हो सकता है जो शेयर फॉरफिट हो रहा है उन्होंने प्रीमियम का अमाउंट दे दिया, और एक होगा जिन्होंने प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया है। तो पहला केस लेते हैं, बैंक प्रीमियम अमाउंट ऑफ forfeited shares given और पेड, दे चुका है। तो उस केस में चूंकि शेयर फॉरफीचर का जो क्रिएशन होता है उसका हम लोग पढ़े हुए थे, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के धारा के अनुसार, 53 के अनुसार जो बताया गया था कि शेयर फॉरफीचर का जो हम लोग उपयोग, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आया है तो कैपिटल पूंजीगत आय है, कैपिटल इनकम हो जाता है एक तरह से, तो उसका उपयोग हम सीमित कर सकते हैं। किसके किसके में किए थे याद कीजिए, बोनस शेयर इशू में हम लोग कर सकते हैं। पूंजीगत कोई हानि हो जैसे डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सबको राइट ऑफ में कर सकते हैं। अतः जो पैसा मिल गया उसको अब हम लोग यहाँ एडजस्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं आप लोग के लिए, issued 500 shares at the rate of 10 each at ₹1 प्रीमियम, विथ ₹1 प्रीमियम, ₹1 प्रीमियम के साथ है, मतलब 11 रुपया। अब इसका एलोकेशन देख लेते हैं, एलोकेशन देख लीजिए, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन
कॉल, यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रीमियम दिया हुआ है। सपोज क्वेश्चन एक बार फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं आप लोग को। बोलती है कंपनी 500 शेयर इश्यू की ₹1 प्रीमियम पर, जिसका बाइफिकेशन है ₹3 आवेदन पर है, ₹5 आवंटन पर, ₹3 कॉल्स पर है, जिसमें से ₹5 में ₹1 प्रीमियम का है। तो 4 और 3 7, 3 10 हो गया। अब बोलता है fails to pay calls money and subsequently his share forfeited। मतलब ये अंशधारी जो थी 500, इन्होंने कॉल्स मनी का पैसा नहीं दिया और इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है। तो चलिए हम लोग खाली फॉरफीचर एंट्री सीखते हैं, क्या कि इशू का एंट्री हम लोग सीख चुके हैं। तो फॉरफीचर एंट्री करते हैं यहाँ पर हम लोग। इसका पहले तो कैपिटल डेबिट करेंगे जितना से कॉल्ड अप है शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कॉल्ड अप 10 से ही है तो 500 शेयर है तो 5000 हो गया। क्योंकि यहाँ प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो उसको हम लोग नहीं डेबिट करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन यहाँ नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पैसा मिला उसको फॉरफीचर में ले जाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और जो पैसा नहीं मिलने के कारण फॉरफिट हुआ है उसको यहाँ उसको डेबिट करेंगे, शेयर कॉल्स अकाउंट। इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स भी कह सकते थे, शेयर कॉल्स अकाउंट। तो हम लोग देखते हैं कितना आपका पैसा नहीं मिला था ₹3 के दर से, तो शेयर कॉल्स अकाउंट में आपका 1500 और मिल चुका है आपका 8500। 3 और 4 ही लेंगे, एक तो प्रीमियम में चला गया और सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया, तो 3 और 4 7, तो 3500। ये हो गया एक केस जब शेयर ओरिजिनली इशूड ऑन प्रीमियम एंड प्रीमियम अमाउंट रिसीव देन फॉरफिटेड। मतलब प्रीमियम का अमाउंट मिलने के बाद उसका अगर फॉरफीचर हो रहा है तो वहां हम लोग प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। इसी क्वेश्चन में अगर हमको मान लीजिए फेल्स टू पे कॉल अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी होता, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी है ना। अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी ना देने के कारण और सब्सिक्वेंटली इसका फॉरफिट हो रहा है, तब एंट्री क्या होती, तो क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया मतलब प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया। जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो उसके खाता को हमको बंद करना होगा, क्योंकि पैसा आया ही नहीं है तो उसको हम लोग आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो एंट्री थोड़ा सा चेंज होगा। शेयर कैपिटल तो एज यूजुअल डेबिट होगा जितना से कॉल्ड अप है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 से कॉल्ड अप है तो 5000 हो जाएगा, क्योंकि 500 शेयर इशू है। अब जो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो इसके भी खाता को हम लोग को बंद करना है, इसलिए इसको भी डेबिट कर लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना के रेट से था, ₹1 मतलब 500। अब हमको पहले जो पैसा मिला उसको शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और जो पैसा नहीं मिला उसको भी हम लोग क्रेडिट करके उसके खाता को बंद करेंगे। दो चीज का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का भी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे। अगर कॉल्स इन एरियर खोलेंगे तो कॉल्स इन एरियर के साथ एंट्री यहाँ किया जाएगा टू शेयर कॉल्स अकाउंट, कॉल्स अकाउंट, जिसका जो रेट था उस रेट से यहाँ लिख दिया जाएगा। अलॉटमेंट का रेट है आपका, क्योंकि 5 के रेट से आएगा, क्या कि सिक्योरिटी प्रीमियम का भी नहीं मिला है तो आप उसको डेबिट कर लिए तो उसका रेट भी यहाँ कंसीडर करना होगा। तो 2500 हो गया। कॉल्स का रेट है 3 तो 1500 हो गया। आपको पैसा मिला है सिर्फ आवेदन का तो 1500 यहां भी हो गया। अब जोड़ के देखिए दोनों साइड टैली कर रहा है कि नहीं, दोनों साइड टैली कर गया, मतलब एंट्री भी सही है। तो आज हम लोग फॉरफीचर का एंट्री भी सीख लिए। पहला तो जब शेयर एट पार इशू है तो एंट्री और आसान है, जितना से कॉल्ड अप किया गया है उतना से हम लोग शेयर कैपिटल को पहले डेबिट कर लेंगे, और जो पैसा मिल चुका है उसको शेयर फॉरफीचर के रूप में क्रेडिट करेंगे,
और जिस पैसा ना मिलने के कारण फॉरफीचर हुआ हो, जहाँ बकाया रहा हो, उसको भी क्रिएट करके उसके खाता को बंद कर लेंगे। और जब प्रीमियम पर इश्यू हो, उसमें दो केस है। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मिल गया हो तो एक पार जैसा एंट्री होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को हमको टच नहीं करना है, वो बैलेंस शीट में शो होगा, रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम में, लायबिलिटी साइड में। अगर प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिलती है तब फॉरफीचर होता है, तो उसका एंट्री अभी हम लोग सीख लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम का खाता जो खुली थी उसको आज हम लोग डेबिट करके बंद कर लेंगे, क्योंकि उसका पैसा नहीं मिला है और सिंपल एंट्री है। तो फॉरफीचर का एंट्री हम लोग को इतना ही सीखना है। अब इसका री इशू भी होता है, तो उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड ढेर सारा सम है, उसको आप लोग कीजिएगा, जो दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। और फॉरफीचर के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।